राघवपुर नाम के गांव में एक रमेश नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी फूलों की खेती का व्यवसाय था। वो जो भी बीज लेकर जाता उसे वो उगाकर उसके पौधे बना देता था। ये देख सभी घर वाले उस पर बहुत खुश थे। एक दिन रमेश का मित्र समर वहां आता है और रमेश से, रमेश, इस साल भी तुमने फूलों की खेती की है। इस साल तुमने नया क्या लगाया है खेती में? मैंने इस साल ट्यूलिप्स के भी फूल लगाए हैं। देखते हैं कैसे आते हैं। मेरे हाथ से कोई बीज लगाया और उसे फूल नहीं आया, ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, ये बात तो सच है रमेश, तुम्हारे हाथ में जादू है। अच्छा, ये लो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग फूलों के बीज लेकर आया हूँ। धन्यवाद समर, तुम सच में मेरे दोस्त हो। ऐसा कहकर समर कुछ काम से वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद रमेश वो बीज अपने खेत में लगा देता है और कुछ महीनों बाद उसे बहुत सुंदर गुलाब के फूल आते हैं। उसे देख रमेश बहुत खुश हो जाता है। वो गुलाब के फूल अलग अलग रंग के थे। उसे देखकर बहुत से लोग फूल लेने के लिए आया करते थे। ये देख उस गांव का साहूकार मोहनलाल मन में, ये रमेश तो बहुत ही तरक्की कर रहा है। छोटी सी खेती लेकर आज कितने अच्छे दाम में फूल बेच रहा है। इसका ना कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में सोचकर साहूकार रमेश के खेत के पास चला जाता है। तभी साहूकार मोहनलाल रमेश से, अरे रमेश, कैसे हो? अच्छा हूँ साहूकार जी, आप कैसे हो? और यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कोई काम हो तो बताइए। अरे मेरा कुछ काम नहीं है, मैंने तुम्हारी खेती में अच्छे गुलाब देखे तो उन्हें देखने के लिए चला आया बस। आइए ना साहूकार जी, मैं आपको अलग अलग फूल दिखाता हूँ। अरे रमेश, ये तो बहुत अच्छे प्रकार के अलग अलग गुलाब के फूल है तुम्हारे खेत में। मैंने तो अभी तक इतने अच्छे फूल कभी तक देखे ही नहीं। आपको अगर कुछ फूल चाहिए तो आप ले सकते हो साहूकार जी। जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे खेत से ही फूल लेकर जाऊंगा रमेश। मैं कल दूसरे गांव गया था, मुझे वहां भी अलग अलग फूलों के बीज मिले हैं तो मैं लेकर आया हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरों के हाथ भिजवा देता हूँ। जी साहूकार जी, आप भेज दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। चलो अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर मोहनलाल रमेश के खेत में से चला जाता है और अपने नौकर के हाथ कुछ बीज भिजवा देता है। रमेश जी, मालिक ने ये तुम्हारे लिए कुछ बीज भिजवाए हैं, ये ले लो। अरे आओ हरिया, बैठो। अरे नहीं रमेश जी, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद हरिया। रमेश वो बीज की पोटली खोलकर देखता है तो उसमें सूखी हुई मछलियां होती है। साहूकार जी ने मेरे खेत में लगाने के लिए सूखी मछलियां दी है। रमेश पोटली हाथ में लिए सोचता है। तभी उसकी बीवी चेतना रमेश से, अजी, ये सूखी हुई मछली किसने दी है? ये तो किसी काम की नहीं है। ये मछलियां साहूकार जी ने दी है। उन्होंने फूलों के बीज बताकर ये मछलियां दी है मुझे। वो हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब तो मैं इन मछलियों को भी खेत में लगाऊंगा और इसे उगाऊंगा। ऐसा कहकर रमेश खेत तैयार करने चला जाता है। उसे देख चेतना बड़ी अचरज में पड़ जाती है और मन में, अब ये क्या मछलियों की खेती करने वाले हैं क्या? हे भगवान, इन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दे। रमेश अब उसका रहा हुआ खेत जोतकर उसमें मछलियां फेंक देता है और शाम के समय नदी के किनारे बैठ जाता है। रमेश सोच ही रहा था, तभी नदी के पास एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़ी औरत रमेश से, बेटे, क्या हुआ? तुम चिंतित लग रहे हो। दादी, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं चेहरा पहचानती हूँ, बताओ क्या समस्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। दादी, मैं मेरे खेत में अच्छी फूलों की खेती कर रहा था तो हमारे गांव के साहूकार मेरी तरक्की देखकर मुझसे जलता है, इसलिए उसने मुझे मेरे खेत में लगाने के लिए बीज लेकर आया। ऐसा कहकर नौकरे के हाथों सूखी मछलियां भेजी है। मैंने उसे खेत में लगा दी, मगर अब मैं मेरे खेत का क्या होगा यही सोचकर परेशान हूँ। बेटे, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। मैं तुम्हें ये विभूति देती हूँ, तुम ये तुम्हारे खेत में डाल दो, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। मैं कुछ समझा नहीं दादी। तुम ये विभूति लेकर जाओ और मछली लगाए हुए खेत में डालकर आओ। कुछ महीनों बाद चमत्कार देखो। वहाँ अगर पौधे उगे तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। ऐसा कहकर बूढ़ी औरत ने रमेश के हाथों में विभूति रख दी और वहाँ से चली गई। उस विभूति को देख रमेश सोचते हुए, क्या ये विभूति सच में काम करेगी? चलो, दादी ने दी है तो डालकर देखता हूँ। ऐसा सोचकर रमेश घर चला जाता है। घर जाकर
चेतना और रमेश दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन रमेश उठकर खेत में जल्दी चला जाता है और खेत में दादी ने दी हुई विभूति डाल देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद खेतों में छोटे छोटे पौधे उगकर आते हैं। वो देख रमेश बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी चेतना से, अरे ये देखो, मैंने दादी की बात मानकर इस खेत में विभूति डाल दी थी और आज देखो उस खेत में छोटे छोटे पौधे उग कर आए हैं। हाँ, आप सच कह रहे हैं, उस बूढ़ी दादी ने हमारी बहुत मदद की है। ऐसा कहकर रमेश अपने खेती का अच्छी तरह से ध्यान रखा करता था। 3 महीने हो जाने के बाद रमेश एक पौधा उखाड़ के देखता है। तभी उसके नीचे कुछ मछलियां लगी हुई दिखाई देती है। रमेश उन मछलियों को तोड़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि वो कोई साधारण मछली नहीं है, उसका रंग सोने जैसा है। वो उसे तोड़कर एक टोकरी में डालता है। तभी वो मछलियां चमकने लगती है। तभी रमेश का दोस्त राघव वहां आ जाता है। राघव रमेश से, रमेश, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। खेत में मछली की खेती करके दिखाई। ऊपर से ये मछलियां मुझे सोने की लग रही है। सोनार के पास जाकर देखना पड़ेगा। राघव, तुम सच कह रहे हो, मुझे भी ये सोने की मछलियां लग रही है। चलो हम इसे सोनार के यहाँ लेकर जाते हैं। ऐसा कहकर रमेश और राघव सोनार की दुकान में चले जाते हैं। तभी सोनार देखता है तो वो सच में सोने की मछली होती है। उन 4 मछलियों को बेचकर रमेश के पास बहुत पैसा आ जाता है। रमेश वो पैसे लेकर घर चला जाता है और चेतना से, चेतना, ये पैसे लो, इन्हें संभाल के रखो। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? हमारे खेत में पौधों को सोने की मछलियां लगी है। एक पौधे की निकाली तो इतने पैसे आए। अब मैं जल्दी जाकर सब पौधों की मछलियां तोड़कर घर लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाइए। हाँ। ऐसा कहकर रमेश खेत में चला जाता है और खेत में जाकर सारे खेत की मछलियां निकाल लेता है और एक ट्रक में भर के अपने घर लेकर आता है। घर लाते ही रमेश अच्छा घर बनवाता है और जरूरत की कुछ चीजें खरीद लेता है। अब रमेश गांव में जरूरतमंदों की मदद कर दिया करता था। ये बात तो जैसे पूरे गांव में फैल गई और साहूकार मोहनलाल मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वो मन में, मैंने उसका बुरा करने के हेतु ऐसा किया था, मगर उसका नसीब इतना अच्छा है कि सोने की मछलियां खेत आ गई। ऐसा सोचकर वो बहुत दुखी होता है। इधर रमेश सारे गांव वालों को कुछ पैसे बांटकर उनकी तकलीफें दूर करने की कोशिश करता है। अब मोहनलाल के दिमाग में एक अच्छा विचार आता है। वो सारे गांव वालों से कह देता है कि, सुनो गांव वालों, रमेश को मछली उगाने के बीज मैंने ही दिए थे। जिसको चाहिए वो लेकर जाओ। ऐसा कहकर मोहनलाल बहुत सारी सूखी मछली खरीद लेता है और गांव वाले भी मोहनलाल से सूखी मछली खरीदकर अपने खेतों में डालने लगे। मगर कुछ दिनों बाद खेतों में से बहुत बदबू आने लगी। एक भी पौधा नहीं उगा। अब सब लोग समझ गए थे कि मोहनलाल ने उन्हें फंसाया है। सभी लोग उसके घर पे चले जाते हैं और, अरे मोहनलाल जी, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। अरे क्या हुआ है, आज अचानक तुम्हें सबको पैसे चाहिए? आपने हमें फंसाया है। हमारे खेतों में एक भी पौधा नहीं आया है। बहुत बदबू आ रही है हमारे खेतों में और हमें हमारे पैसे लौटा दीजिए। मैं ऐसे कैसे आपके पैसे वापस कर दूं? फिर हम सब आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। मोहनलाल पुलिस का नाम सुनकर डर जाता है और, ये लीजिए आपके पैसे। सब लोग मोहनलाल से पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं। मोहनलाल को अब अपनी गलती का अच्छा सबक मिला था। वो फिर से कभी भी लोगों को फंसाया नहीं करता था और रमेश भी गांव वालों की मदद करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए उसका डटकर सामना करना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। संगम नाम के गांव में हातिम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास एक छोटी सी मुर्गी थी जो उसने सिर्फ अंडे देने के लिए ही पाली हुई थी। वो उसे बहुत कम दाने खिलाता था ताकि उसे ज्यादा खर्चा ना आए। मुर्गी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। अरे मुर्गी, तुम जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ, फिर मैं तुमने दिए हुए अंडे बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। तब मैं अलीसा से शादी कर पाऊंगा। अलीसा एक शारजापुर नाम के राज्य की राजकुमारी थी। वो बहुत ही सुंदर दिखती थी और उसकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ फैले हुए थे। हातिम तो उसके लिए दीवाना था। हातिम की मुर्गी अब बड़ी बन चुकी थी, फिर भी उसने एक भी अंडा नहीं दिया था। क्या मेरा सपना सपना ही रह जाएगा? अरे मुर्गी, तुम अंडे क्यों नहीं दे रही हो? अगले दिन हातिम उस मुर्गी को लेकर अपने घर के आंगन में बैठा था और मुर्गी दाने खा रही थी। तभी अचानक मुर्गी जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। अरे अरे अरे, क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसे फड़फड़ा रही हो?
अब उस मुर्गी का रंग नीला हो गया था। उस मुर्गी को देखकर हातिम सोच में पड़ गया। अरे, इसका रंग नीला कैसे हो गया? अब मैं इसे बाजार में जाकर बेचूंगा और इससे जो भी पैसे मिलेंगे उनसे अमीर बन जाऊंगा। ऐसा सोच के हातिम उस मुर्गी को लेकर बाजार चला जाता है। अरे अरे, डरो मत, ये कुछ नहीं करेगी तुम्हें, तुम इसे खरीद सकते हो। आओ आओ भाइयों, मुर्गी खरीदो। तभी वहां एक बूढ़ा दाम्पत्य आता है। अरे सुनती हो, कब से बोल रही हो कि मैं तुम्हें कुछ लेकर नहीं देता। चलो, आज तुम्हें ये नीली मुर्गी लेकर देता हूँ। नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए ये नीली मुर्गी। इस मुर्गी के तो अंडे भी नीले होंगे, और इसको अगर हम घर पे लेके गए और हमें कुछ हो गया तो हमें नहीं चाहिए ये नीली मुर्गी। अच्छा ठीक है, नहीं लेते, चलो चलते हैं। ऐसा कह के वो बूढ़े आदमी और औरत वहां से चले जाते हैं। हातिम अब चुपचाप खड़ा होता है। दोपहर होने को आती है, मगर उसकी मुर्गी कोई भी नहीं खरीदता। तभी दो लोग वहां पर आते हैं और मुर्गी की कीमत पूछते हैं। अब हातिम उस मुर्गी की कीमत बढ़ाकर बताता है और वो आदमी देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। अरे अच्छा हुआ इतने कम दाम में हमें ये मुर्गी मिल रही है। चलो दे दो सोने के सिक्के। अरे, ये आदमी मैंने इतने दाम बोले फिर भी लेने को तैयार है। यानी ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये कोई अद्भुत और जादुई मुर्गी लग रही है। हातिम ऐसा सोच के मुर्गी को लेके वहां से निकल जाता है। हातिम घर आकर उस मुर्गी को एक जगह रखकर सो जाता है। रात के समय अचानक बहुत प्रखर प्रकाश वहां फैल जाता है और वो मुर्गी जोर जोर से आवाज करने लगती है। उस आवाज से हातिम की नींद टूट जाती है। हातिम अब फैले हुए प्रकाश को देखता ही रहता है और तभी मुर्गी एक भगवान में परिवर्तित होती है। हातिम उसे देखता ही रहता है। हातिम, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आप जो भी देंगे वो मंजूर होगा, मगर मुझे अलीसा से शादी करनी है। ये लो वत्स, नीली अंगूठी, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। जो भी मांगोगे वो तुरंत मिल जाएगा, मगर तुम्हें इसे किसी को देना नहीं है। अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो तुम आजीवन बूढ़े बन जाओगे, और जब तक वो अंगूठी फिर से नहीं पहनोगे तुम जवान नहीं हो पाओगे। ठीक है भगवान जी, मुझे मंजूर है। अब हातिम को भगवान एक नीली अंगूठी प्रदान करते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। अब हातिम के पास एक शानदार नीली अंगूठी रह जाती है। वो उस अंगूठी को अपने हाथों में पहन लेता है और उससे मांग करता है कि वो एक राज्य का राजा बन जाए। तभी वहाँ बहुत सारा धुआं फैल जाता है और हातिम अब एक बड़े से जगह पर पहुंच जाता है जहाँ उसका एक राजमहल है और उसके सैनिक उसकी सेवा में हाजिर है। अब वो शारजापुर के महाराज के पास अपना रिश्ता लेकर जाता है। प्रणाम महाराज, ये आपके लिए नजराने हमने खास आपके लिए मंगवाए हुए हैं। मगर आपका नाम हमने आज तक नहीं सुना है, किस राज्य के राजा है आप? महाराज, हमारा राज्य आपके राज्य के नजदीक ही है, आप चाहे तो आ सकते हैं। नहीं नहीं, हमने ऐसे ही पूछ लिया। आपको क्या चाहिए? महाराज, मैं राजकुमारी अलीसा से शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं उनके साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? हाँ ठीक है। महाराज को भी हातिम पसंद आया था। अब वो राजकुमारी अलीसा के साथ वक्त बिताने लगा। राजकुमारी को उससे प्रेम हो गया था। जल्द ही उनका विवाह भी संपन्न हो गया। वो राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। अब अलीसा और हातिम को एक नन्ही राजकुमारी हो गई जिसका नाम था सीनल। सीनल बहुत ही सुंदर थी। अब वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। हातिम की जान सीनल में बसती थी और वो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता था। सीनल अपने पिता के हाथों में वो नीली अंगूठी बचपन से देखती आ रही थी और एक दिन हातिम से उसने वो अंगूठी मांगी। पिताजी, ये अंगूठी मुझे दे दो, मुझे बहुत पसंद है। छोटी सी सीनल को हातिम मना नहीं कर पाया। हातिम ने उसे अपनी नीली अंगूठी दे दी और उसे 1 घंटे में लौटने को बोला। सीनल ने पिताजी के हाँ में हाँ मिलाया और वो जादुई अंगूठी लेकर बाहर गई। वो उस अंगूठी से जो भी मांगती वो उसे मिल जाता था। उसने अपना खुद का एक राज्य बना लिया था जिसमें वो दिन भर मजे से रहती थी और शाम होने के बाद वापस आकर अंगूठी पिताजी को लौटा देती थी। अब उसका हर रोज का अंगूठी मांगना और शाम को वापस लेकर आना महाराज को कुछ अजीब लगा। बेटी सीनल, तुम हर रोज मेरी अंगूठी लेकर क्या करती हो? कुछ नहीं पिताजी, ऐसे ही, मुझे पसंद है इसलिए लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। अगले दिन हातिम राजकुमारी सीनल का पीछा करता है। राजकुमारी एक अलग ही राज्य में चली जाती है और उसमें दिन भर रहती है और शाम होने के बाद वहां से निकलती है। अब हातिम सब जान गया था कि सीनल ने उसके ना बोलने पर भी उस अंगूठी का ज्यादा उपयोग किया था। अब हातिम ने उस अंगूठी की तरह ही दूसरी अंगूठी बनवा ली और वो अंगूठी राजकुमारी को दे दी। 2-3 दिन बाद अंगूठी काम ना करते देख राजकुमारी ने अंगूठी लेना छोड़ दिया। उस जादुई अंगूठी की भनक उस राज्य के कुछ चालाक जादूगरों को लग गई थी। एक दिन राजकुमारी सीनल अपने राज्य में टहल रही थी।
तभी एक जादूगर उसके पास आया। राजकुमारी, हम अपनी जादू से मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। क्या आपको ये कला सीखनी है? हाँ जरूर, मगर हमारी कुछ शर्तें हैं। बताइए। मैं उन शर्तों को पूरा करने का प्रयास करूंगी। हमें इस प्रयोग के लिए एक नीले रंग की अंगूठी चाहिए, जिसकी चमक देखते ही मन एकाग्र हो जाए। ऐसी अंगूठी आपको मिल सकती है क्या? ठीक है, मैं ढूंढती हूँ। कल मैं इसी समय यहाँ आऊंगी। आप भी यही आना और मुझे वो कला सिखाना। जरूर जरूर, हम कल ही आएंगे। अब सीनल खुशी खुशी घर जाने के लिए निकलती है और महल पहुंचकर अपने पिताजी से वो जादुई अंगूठी उसी रात को मांग कर रखती है। राजकुमारी, आज आपको फिर से वो अंगूठी चाहिए? ऐसा क्या काम आ पड़ा? सीनल उसके पिताजी को कुछ नहीं बताती। अगले सुबह सीनल जल्दी जल्दी महल से बाहर जाती है। ये देखकर महाराज अचरज में पड़ते हैं। आज इतने दिनों बाद सीनल को उस अंगूठी की याद आई है, और ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है? मुझे खुद पता करना चाहिए। हातिम सीनल का पीछा करने लगा। सीनल राज्य के बाहर एक घने जंगल में पहुंच गई, जहां उसे दो जादूगर मिले। उन आदमियों को देखकर हातिम चौंक गया। मेरा पुराना कल मेरे आने वाले कल पर हावी ना हो जाए। अच्छा हुआ मैंने इस नीली अंगूठी की प्रतिरूप अंगूठी बना ली है। हातिम चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। हातिम की एक खासियत थी कि वो दूर की बातें भी बारीकी से सुन सकता था। अरे, ये नीली अंगूठी उस नीली मुर्गी की वजह से मिली है। हम ये अंगूठी मिलते ही इस राजकुमारी को पक्षी बना देंगे और हम नीली अंगूठी अपने साथ ले जाएंगे। उन जादूगरों ने राजकुमारी से वो नीली अंगूठी मांग ली और कुछ मंत्र पुटपुटाने लगे। हातिम ने अपने उंगली की नीली अंगूठी को देखा और समय न गवाते हुए एक वर मांग लिया। ये दोनों जादूगर हमेशा हमेशा के लिए पशु में बदल जाए और मेरे दास बन जाए। ऐसा कहते ही हातिम की अंगूठी से बड़ा प्रकाश बाहर आया और वो दो जादूगर घोड़ों में बदल गए। राजकुमारी ये दृश्य देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। हातिम राजकुमारी को उठाकर महल में ले आया और अब वो दो घोड़े भी हमेशा हमेशा के लिए हातिम के रखवाले बन गए। अब राजकुमारी को होश आया तो राजकुमारी अपने माता पिता के साथ थी। पिताजी, मैं यहाँ कैसे आई? वो बहुत लंबी कहानी है बेटा, फुर्सत में बताऊंगा। अभी आप आराम करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमसे बड़े लोगों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए। रामगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में रेवती नाम की औरत दूध बेचने का काम किया करती थी। रेवती की सुधा और राधा नाम की दो लड़कियां थी। दोनों भी पढ़ाई अच्छी तरह से किया करती थी। रेवती के पास 3 गाय होने के कारण रेवती गाय का दूध बाजार में जाकर बेचा करती थी। कभी कभी दूध बच जाने के कारण रेवती उस बचे हुए दूध का दही बनाकर बेचा करती थी। रेवती का स्वभाव विनम्र होने के कारण लोग उससे ही दूध और दही खरीदा करते थे। एक दिन चंपा रेवती के घर आकर, रेवती बहन, मेरे घर आज मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए मुझे 5 लीटर दूध और 2 किलो दही चाहिए था। आज दूध और दही दोनों भी है। ये लो चंपा, और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। चलो रेवती बहन, मैं आती हूँ। हाँ, रेवती दूध देकर बाहर गायों को पानी और चारा डाल के घर में आती है। घर में आकर देखती है तो सुधा और राधा घर का काम कर रही थी। उन्हें देख रेवती, सुधा जरा पानी तो लाना। हाँ माँ, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर सुधा पानी लेकर आती है और तभी सुधा रेवती से, माँ, आज तुम थकी हुई लग रही हो। तुम कहो तो हम तीनों गायों को लेकर चराने जाते हैं। हाँ माँ, यही पास में ही लेकर जाते हैं। ठीक है, तुम दोनों गायों को लेकर जाओ, लेकिन उन पर ध्यान रखना, किसी के खेत में नहीं जानी चाहिए। हाँ माँ, हम गायों पर ध्यान रखेंगे। चलो दीदी। ऐसा कहकर राधा और सुधा गायों को लेकर वहां से जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाते ही सुधा और राधा एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गाय उनके पास ही घास खा रही थी। थोड़ी देर में दोनों बहनें गायों को लेकर घर चली जाती है। घर जाते ही सुधा अपना काम करने लग जाती है और राधा अपनी पढ़ाई कर लेती है। तभी रेवती के घर की पड़ोसी रेखा आ जाती है। रेखा रेवती से, रेवती बहन, मेरे घर में कल का खाना बहुत बचा हुआ है, मैं तुम्हारे गायों को वो खाना खिला दूं क्या? हाँ, खिला दो रेखा, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऐसा कहकर रेवती घर में चली जाती है। रेखा को रेवती की तरक्की देख जलन महसूस हुआ करती थी, इसीलिए रेखा ने गायों के खाने में आज कुछ मिलाकर लाया था। रेखा मन ही मन बहुत खुश होकर, मैंने ये खाना गाय को खिला दिया तो गाय दूध ही देना बंद कर देगी, कितना मजा आएगा ना, रेवती का धंधा बंद हो जाएगा। ऐसा कहकर रेखा गाय को खाना खिलाकर वहां से चली जाती है।
शाम होने पर रेवती गाय का दूध निकालने जाती है। गाय दूध ही नहीं देती। लगता है आज इनका पेट भरा नहीं होगा, इसीलिए मेरी गाय दूध नहीं दे रही है। मैं सुबह इनका दूध निकालूंगी। अब रेवती घर में जाकर अपना काम कर लेती है और अगले दिन सुबह रेवती गाय का फिर से दूध निकालने जाती है। गाय आज भी दूध नहीं देती। ये देख रेवती बड़ी चिंतित हो जाती है और खुद से, मेरी गायों को अचानक से क्या हो गया है? इन्होंने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी दूध नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते रेवती घर में आ जाती है। रेवती बड़ी चिंतित हो गई थी। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो गया मगर गायों ने दूध ही नहीं दिया। इससे घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। उनके खाले के लाले पड़ने लगे थे। ये देख रेवती बड़ी परेशान होने लगी। कमाने का एक ही जरिया होने के कारण रेवती बहुत सोचने लगी। एक दिन रेवती को हार्ट अटैक आ गया। तभी घर में सुधा अकेली थी। सुधा ने पड़ोसियों को बुलाकर रेवती को अस्पताल में लेकर गई। राधा को ये बात जैसे पता चली वैसे ही राधा अस्पताल में आ गई। तभी डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी माँ को? आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब है। उनका जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर, मेरी माँ के ऑपरेशन का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2 लाख तक आएगा। सुधा सोचने लगी कि पैसों का इंतजाम कहाँ से हो पाएगा। इसी सोच में सुधा अस्पताल से घर के लिए निकल गई। घर जाते समय उसे एक सिद्ध बाबा दिखाई दिए। सुधा उनके पास जाकर, प्रणाम बाबा। क्या हुआ है बेटी, बड़ी चिंतित लग रही हो? बाबा, मैं बड़ी कठिन परिस्थिति में हूँ। मेरी माँ का ऑपरेशन करवाना है और उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? बाबा अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। तभी उन्हें सारी कहानी पता चल जाती है। तभी बाबा सुधा से, बेटी, मैं तुम्हें ये जल दे रहा हूँ, इसे तुम अपनी गायों को पिलाना। इससे चमत्कार होगा और तुम्हारी गाय दूध की जगह सोना देने लगेगी। ऐसा कहते ही सुधा के चेहरे पर खुशी छा गई। सुधा ने बाबा को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया। तभी बाबा ने उसे एक कमंडलू में से जादुई जल दिया। वो जल लेकर सुधा अपने घर चली जाती है। घर आकर सुधा ने तीनों गायों को समान मात्रा में जादुई जल पिलाया। उस जल को पीते ही गाय सोना देने लगी। एक गाय सोना, दूसरी गाय चांदी के सिक्के और तीसरी गाय हीरे देने लगी। ये देख सुधा बहुत खुश हो जाती है। सुधा सोने के सिक्के जमा करके एक पोटली में भर लेती है और चांदी के सिक्के और हीरे एक पोटली में भर के घर में रख देती है। सुधा बाहर आकर गायों से, बाबा, आज आपकी वजह से मेरी माँ का ऑपरेशन हो पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुधा पोटली लेकर सोनार के पास चली जाती है। वहाँ सोने के सिक्के बेचकर पैसे लेती है। सुधा पैसे लेकर अस्पताल में जमा करवाती है। रेवती का जल्द ही ऑपरेशन हो जाता है। कुछ ही दिनों में रेवती स्वस्थ होकर घर आ जाती है। रेवती को सोना देने वाली गायों के बारे में पता चलता है तो रेवती की आंखें भर आती है। रेवती जल्दी से गायों के पास चली जाती है और उन्हें प्रणाम करती है और अपनी बच्चियों के साथ सिद्ध बाबा के पास चली जाती है। रेवती सिद्ध बाबा से, बाबा, आपकी वजह से आज मैं जीवित हूँ और मेरा परिवार खुशहाल है। बेटी, ये तुम्हारे पुण्य कर्म है। तुमने गायों की जो सेवा की है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद बाबा। खुश रहो बेटी। ऐसा कहकर बाबा साधना में लीन हो जाते हैं। अब रेवती अपने बेटियों के साथ घर आ जाती है। घर आकर रेवती सोना, चांदी और हीरे जमा करके सोनार के पास चली जाती है और उन्हें बेचकर जो पैसे आते हैं उसमें रेवती खुद का घर अच्छा बनवाती है और गरीबों को बहुत दान करती है। उस गांव में किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़े तो वो रेवती के पास आ जाया करता था और रेवती उनकी मदद कर दिया करती थी। रेवती जादुई 3 गायों की सहायता से गरीब लोगों की मदद कर रही थी। साथ ही साथ उसने गांव में बड़ा अस्पताल भी बनवाया। उसमें गरीबों का मुफ्त में इलाज हुआ करता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कठिन समय आने पर उसका डटकर सामना करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं।